देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमर पांडे है। मेरे साथ ये घटना आज से तकरीबन 5 साल पहले घटी थी, जब मैं देर रात उत्तर प्रदेश के एक स्टेशन सिवान में उतरा। आप समझ भी नहीं सकते हो कि जब मेरे साथ ये घटना घटे तब मेरा क्या हाल था। आज भी कभी सफ़र के दौरान मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो देर रात किसी स्टेशन पर उतरना तो दूर, कभी भी मैं भूल से भी बाहर तक नहीं देखता, क्योंकि क्या पता कौन सी शैतानी शक्ति मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर ले। पिछली बार तो मैं बाल बाल बच गया था, पर अब अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शौक से ही दम तोड़ दूं। खैर 2017 के नवंबर के महीने में मैं अपने शहर से अपने गांव मंझोली लौट रहा था। मैं शहर में स्टडीज़ के लिए गया था। अक्सर 2 से 3 महीने में मैं अपने गांव जाता था। इस बार मुझे अपने गांव जाते वक्त मेरी बुआ के घर से होते हुए मुझको जाना था। मेरी बुआ का घर सिवान में पड़ता था और यही वजह थी कि मुझे सिवान से होते हुए वहां से बस करके अपने गांव मंझोली जाना था। सिवान से मंझोली लगभग 20 से 25 किलोमीटर के अंतराल पर पड़ता है। सिवान एक स्टेशन था जो कि बड़ा ही जाना माना स्टेशन था। वैसे ये मेरा पहली बार था जब मैं सिवान उतर रहा था। इससे पहले का मेरा कुछ भी अनुभव नहीं था। मेरी बुआ का लड़का मुझे सिवान से पिक करने वाला था। खैर इसी तरह मैं अपने शहर से अपने स्टेशन लौट रहा था। 2 दिन के सफ़र के बाद मैं लगभग रात के 8 बजे स्टेशन उतरा। कुछ समय के लिए स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मैंने भी अपना सामान उतारा और उसके बाद मैंने एक स्टॉल पर नाश्ता किया। उसके बाद मैं थोड़ी दूर जाकर एक बेंच पर बैठकर अपने भाई का इंतज़ार करने लगा। मेरा भाई मुझे यहाँ से पिक करने वाला था। जब मैंने अपनी बुआ से अपने भाई बिक्की के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बिक्की दरअसल अपने किसी दोस्त की पार्टी में एक जगह पर गया है। वो जल्दी ही मुझे सिवान से पिक कर लेगा। और यही वजह थी कि अब मैं बेंच पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब मैं उस समय स्टेशन पर उतरा था तब मुझे कुछ आबादी मेरे जैसे ही स्टेशन पर दिख रहे थे। यानी कि उस समय कुछ 20 से 22 लोग तो थे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था तो स्टेशन अब खाली हो रहा था। मुझे ठीक तरह से याद है कि रात के 10:25 पर एक आखिरी ट्रेन आई और उसके बाद से जैसे एकदम से वो स्टेशन खाली सा हो गया। मतलब मुझे अब दूर दूर तक कोई आदमी या जानवर मुझे उस स्टेशन पर दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से जैसे सन्नाटा पसर गया था। दूर दूर तक मुझे अब कोई दिख नहीं रहा था। मुझे भी अब थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि आखिर इस तरह कैसे, मतलब कि एकदम से ही स्टेशन सूना पड़ गया है। खैर मैं बिक्की को कॉल ट्राई कर रहा था, पर वो भी कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अब मैं भी भला यहाँ पर क्या कर सकता था। मैं एक कोने में बैठकर अब गाने सुनने लगा। फिर कुछ ही मिनटों बाद एक आदमी दौड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने सोचा कि भला ये कौन है जो इस तरह मेरी तरफ आ रहा है। वो मेरे पास पहुंचा और मैंने गाना बंद किया। तभी वो बोला, अरे कौन हो तुम और इतनी रात गए इस तरह यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ की असलियत नहीं जानते हो क्या? ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं तो बस यहाँ पर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसने कहा, तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर तुम्हारा दोस्त तो क्या कोई परिंदा भी नहीं आ सकेगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक ठेले वाला खड़ा दिखा। तो एकदम से उस ठेले वाले ने उसे घूरा, जिसके बाद वो आदमी बहुत डर गया। फिर वो मुझे अपने साथ चलने का इशारा करने लगा, पर मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं गया और मैं वहीं बैठा रहा। वो आदमी सिर झुकाए वहाँ से निकलता हुआ स्टेशन से बाहर चला गया। मेरे लिए ये भी बड़ा हैरान कर देने वाला वाक्य था और यही वजह थी कि मैं अब थोड़ा सा सतर्कता बरत रहा था। फिर मैंने एक बार के लिए सोचा कि मैं स्टेशन से बाहर निकल जाऊं, पर मैं ये सोचकर वापस वहीं बैठ गया। और एक तो वैसे ही मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी
और यहाँ कम से कम बैठने की जगह तो है, पर बाहर तो शायद वो भी नहीं होगा। खैर मैं बड़े आराम से उसी बेंच पर बैठा रहा। तभी मेरा गला हल्का सा सूख रहा था और इसी कारण मैं अपनी बेंच से उठा और फिर मैं उसी स्टॉल की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर मैंने 2 घंटे पहले नाश्ता किया था। मुझे एक चीज़ और भी हैरान कर रही थी कि अगर सभी यहाँ से गायब हो चुके हैं तब फिर ये ठेले वाला इतनी देर रात गए इस तरह दुकान खोले यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है और आखिर ये क्यों रुका है। मैं उसकी दुकान के पास गया और फिर मैंने पानी का बोतल खरीदा। पहले मैंने अपना गला ठीक किया और फिर बड़े इत्मीनान से उससे पूछा, सभी लोग तो यहाँ से चले गए पर आप इतनी देर रात यहाँ पर क्यों रुके हैं? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे दोबारा पूछा, अंकल जी क्या हुआ, आपने कोई जवाब नहीं दिया? क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? तो उसने इस बार हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, डर उसे लगता है जिसका दिल कमज़ोर होता है और दिल कमज़ोर उसका होता है जिसके पास दिल होता है। मुझे भला कैसा डर। उसकी ये बातें मेरे सिर के ऊपर से चली गईं। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। खैर मैं अब उसी स्टॉल के ही एक बेंच पर बैठकर अपने भाई विक्की का इंतज़ार करने लगा। वो ठेले वाला खुद से कभी बात नहीं करता था, मैं अकेला ही बड़बड़ाता रहता। मैं वहाँ से थोड़ी दूर आकर अपने भाई विक्की को दोबारा से कॉल किया तो उसने कहा कि हम लोग अभी निकले हैं, बस आधे घंटे में पहुँचते हैं। फिर इसके बाद मैं टहलता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। 10 मिनट बाद जब मैं वापस लौटा तब मैं वहाँ का माहौल देखकर एकदम से हक्का बक्का रह गया। मैं जैसे ही वॉशरूम से प्लेटफार्म पर आया था कि तभी एकदम से जो एक आध बल्ब जल रही थी तो वो भी एकदम से सब एक साथ फूटकर नीचे गिर गई। अब मेरी तो हालत खराब हो गई थी इस दृश्य को देखकर, क्योंकि आखिर इस तरह कैसे हर बल्ब एक साथ फूटकर बिखर सकती है। एक झटके में जैसे स्टेशन एकदम से घनी कोहरे में तब्दील हो गया था और दूर दूर तक रोशनी का कोई पता नहीं था। मैंने अपने फ़ोन को निकाला और तभी जब मेरी नज़र फ़ोन में बज रहे तथा उस समय हो रहे समय पर गई तब तो मेरे होश उड़ गए। उस समय आधी रात का पहर था और रात के 12:05 का समय हो रहा था। अब मेरे लिए ये एक और आफत थी। खैर मैं अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट के सहारे ही उस ठेले वाले की दुकान तक पहुंचा, पर मैंने देखा कि वो दुकान वाला भी अब वहाँ से गायब था। मेरे लिए ये दूसरा झटका था। मन में डर तो था ही, क्योंकि इस तरह मैं एक ऐसे स्टेशन पर रुका था जिसके चारों तरफ दूर दूर तक एक रोशनी का भी एक किनारा ना हो, और ऐसे में इस तरह मैं अकेला शख्स हूँ इस पूरे स्टेशन पर। यह वाकई मेरे लिए बड़ा चुनौती भरा सिद्ध हो सकता था। खैर मैं इसके तुरंत बाद यहाँ से निकलने का सोचने लगा, पर पता नहीं क्यों मेरा शरीर अब बैठना चाह रहा था, यानी कि मुझे बड़ा ही उस समय अजीब सा लग रहा था, इसलिए मुझे चलने फिरने का मन नहीं कर रहा था। मैं उसी बेंच पर बैठ गया। करीबन 5 मिनट बीते होंगे कि मुझे तभी पटरियों से हल्की आवाज़ आने लगी। फिर मैंने खड़ा होकर जब उस ओर देखा तो पाया कि एक आदमी उन रेल की पटरियों पर उल्टा चल रहा था। ये वाकई मेरे लिए बड़ा हैरानी का विषय था, क्योंकि इस तरह कोई भी इंसान आधी रात को ऐसे सुनसान स्टेशन पर रेल की पटरियों पर उल्टा क्यों चलेगा। पर पहले तो मेरे लिए ये भी जानना ज़रूरी था कि वो सच में कोई इंसान है या सिर्फ ये मेरा वहम है, क्योंकि अगर वाकई में वो कोई इंसान है तभी उसे वहाँ से दूर करना बहुत ही ज़रूरी था, वरना रेल की एक टक्कर उसे बड़ी दर्दनाक मौत दे सकती थी। पर एक चीज़ था, अब वो आदमी जहन से गुजर रहा था, क्योंकि वहाँ से स्टेशन का एंड होने वाला था और वहाँ पर एक छोटा सा पीला बल्ब लगा था, जिस कारण मैं अगर अपने फ़ोन के कैमरे को थोड़ा जूम करके देखता तो शायद वो शख्स मुझे दिख जाता। फिर बस मैंने भी यही किया। मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से उसे जूम करके देखना चाहा, पर तभी मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे हाथ से मेरा फ़ोन नीचे छूट गया, क्योंकि जो मैंने देखा था वो वाकई मेरे लिए बड़ा भयानक था। मैंने देखा कि
एक आदमी उल्टा तो चल रहा है, पर जूम करने पर मैंने देखा कि उसकी तो गर्दन ही गायब है, यानी कि वो बिना अपने सिर के उल्टे पांव वहां पर टहल रहा था। पर तभी मैंने देखा कि उसी पटरी पर कुछ और भी सिर कटे लोग टहल रहे हैं। मतलब कि मैं आपको वो नज़ारा भी नहीं बता सकता कि उस समय मुझे कितना डर लग रहा था। मैंने देखा कि कम से कम 10 से 15 लोग उसी तरह जिनके सिर नहीं थे वो उस रेलवे की पटरियों पर टहल रहे थे। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर तभी मैंने वहाँ से भागना चाहा। मैं पहले तो धीमे कदमों के साथ खड़ा हुआ और फिर सरकता हुआ वहाँ से निकलकर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ चला। मैं बिना कुछ देखे समझे पीछे की तरफ उल्टे पांव वहाँ से भागने लगा। पर तभी मैं पता नहीं कैसे पीछे किसी से टकरा गया और फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जब मेरी नज़र उस आदमी पर गई जिससे मैं टकराया था तो उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही ठेले वाला था और अब उसकी गर्दन भी धड़ से गायब थी। मैं इसे इसके हाथ में पहने कड़े की बदौलत और उसके शरीर की बदौलत ही पहचान पा रहा था। मेरे हाथ पैर अब कांप रहे थे। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी कभी मंजर का सामना करना पड़ेगा। मैं अब दबे पांव पीछे हटने लगा और फिर तभी मैंने एक और चीज भी गौर की कि उस ठेले वाले के हाथ में एक खुरपी जैसा कुछ था जो बड़ा धारदार नजर पड़ रहा था। वो ठेले वाला शायद उसी से मेरा कत्ल करने के फिराक में था। वो बिना इधर उधर देखे बस उसी खुरपी को चलाए जा रहा था। मैं अब वापस स्टेशन लौट गया और फिर एक बेंच के पीछे छुपकर बैठ गया। मैं चुपचाप बिना किसी आवाज के किए वहीं पर बैठा रहा। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। मुझे यकीनन ये पता चल गया था कि हो ना हो ये जरूर वही ठेले वाला है जो शायद मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने जब उठकर देखा तो बस देखता ही रह गया। मेरे सामने सिर्फ वो ठेले वाला नहीं आ रहा था बल्कि उसके पीछे तो जैसे सिर कटे लोगों की पूरी टोली आ रही थी। मैं अब वापस स्टेशन लौट गया और फिर मैं एक बेंच के पीछे छुपकर बैठ गया। मैं चुपचाप बिना किसी आवाज के वहीं पर बैठा रहा। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। मुझे यकीनन ये पता चल गया था कि हो ना हो ये जरूर वही ठेले वाला है जो शायद मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने जब उठकर देखा तो बस देखता ही रह गया। अब मेरे सामने सिर्फ वो ठेले वाला नहीं आ रहा था बल्कि उसके पीछे तो जैसे सिर कटे लोगों की पूरी टोली आ रही थी। फिर तभी मेरा फ़ोन बज पड़ा और फिर मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मेरा भाई बिक्की था। पहले तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया पर उसने पूछा, अरे भाई कहाँ पर है तू? इतनी देर से बाहर गाड़ी लिए मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उसे सब कुछ विस्तार में बताया जो कुछ मेरे साथ अब तक घटा था। मैंने उसे जब सब कुछ बता दिया तब उसने कहा, अरे यार आज तू किसका मुंह देखकर निकला था? शायद तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि तूने किस खतरनाक काम को अंजाम दे दिया है और अब इसका क्या परिणाम होगा। तू जहाँ भी है वहीं दब जा, तब तक मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैं वहीं पर एक कचरा पेटी के पास छुपा रहा। फिर कुछ देर बाद ट्रेन की बड़ी ज़ोरदार मुझे चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन बड़ी रफ्तार से स्टेशन पर पहुंच रही हो। तभी मुझे मेरे सामने एक बड़ी सी रस्सी दिखाई पड़ी और फिर उसी वक्त बिक्की का फ़ोन आ गया। बिक्की बोला, रस्सी पकड़ और पिछली दीवार से कूदकर बाहर आ जा, और वो भी जल्दी। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने रस्सी को पकड़ा और फिर उसके बाद मैं सीधा दीवार कूदकर बाहर आ गया। बाहर बिक्की और उसका एक दोस्त टैक्सी लिए खड़े थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और फिर बड़ी तेज़ रफ्तार से हमने वो इलाका पार किया। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद जब मेरी जान में जान आई तब मैंने उससे इस घटना की असलियत बताई। उन्होंने बताया कि बात कुछ ऐसी है कि इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पिछले साल से एक ट्रेन दुर्घटना में देर रात कुछ लोग बड़ी दर्दनाक मौत मरे थे और इसी कारण यहाँ उनकी आत्माएं देर रात भटकती हैं, और अगर कोई भी जानवर या इंसान उन्हें अपने शिकार के तौर पर मिल जाता है तो उसका भी सर धड़ से अलग कर देती हैं वो। मैंने जब इस घटना की असलियत बिक्की के मुंह से सुनी तो मेरे भी होश उड़ गए। आज भी जब कभी मैं
उस रात उस खौफनाक स्टेशन पर बिताए गए लम्हों को याद करता हूँ तो एकदम से मैं दहल उठता हूँ। खैर उस रात स्टेशन पे उतरने की एक गलती मेरी जान ले सकती थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।